अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। सीरीज़ चल रही थी, मैंने 3 जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो कंप्लीट अपलोड कर दी हैं। फिर उसके बाद गैड का भी मैंने जो है वो अपलोड कर दिया है, लैड का भी मैंने अपलोड कर दिया। अब फिर दोबारा सीरीज़ की तरफ जाते हैं कि सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, रेंट, रेवेन्यू, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज एक एक बेयर एक्ट मैं अपने इंशाल्लाह चैनल पे अपलोड करूँगा। एक एक बेयर एक्ट सेक्शन वाइज, सीक्वेंस वाइज, ताकि आप लोगों को ये हो कि इस चैनल पे क्लियर कट एक एक बेयर एक्ट पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से खोल के पढ़ सकते हैं कि इस सेक्शन से इसका ये कंसेप्ट है। तो आज जो शुरू करना है उसको कहते हैं मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। ठीक हो गया। मैं हर वीडियो में एक चीज़ कहता होता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन करना है, लाजमी उस चीज़ को लिखना है, ताकि आपको पता हो कि इस सेक्शन का, इस आर्टिकल का, इस प्रोविजन का, इस लॉ का ये मतलब है कि इस सेक्शन का कंसेप्ट ये है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है, उसके पॉइंट्स बना के आप लोगों ने लिख लेने हैं, ताकि आपको ईजी रहे कि इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है। तो इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, इसकी तरफ चले जाएं। इसके पहले 3 सेक्शंस पढ़ेंगे हम कि इसका कंसेप्ट देख लें। फिर आगे जो जो सेक्शंस में बताई जाऊंगा उसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि जब मैरिज की बारी आएगी, तलाक की बारी आएगी, फिर उसके बाद इद्दत की बारी आएगी, फिर उसके बाद मेंटेनेंस की बारी आएगी, फिर उसके बाद डावर की बारी आएगी, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल से कि उसको क्या कहते हैं, उसकी काइंड्स क्या क्या हैं, वो सारी मैं आगे जो है वो सेक्शंस में सीक्वेंस वाइज बताता जाऊंगा। आज इंट्रोडक्शन की हद तक पढ़ लें, डेफिनेशंस पढ़ लें कि इसकी डेफिनेशंस और इसका इंट्रोडक्शन कहता क्या है, और इसमें किस तरह के सूट फाइल किए जाते हैं और कौन किन पे ये लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, देखने पे तो लग रहा है सिंपल कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है तो ये मुस्लिम पे ही लगेगा ऑब्वियसली। तो इस चीज़ को, कंसेप्ट को लाजमी समझना, सेक्शंस को लाजमी जो है वो नोट डाउन कर लेना। इसको शुरू करते हैं। इसमें आ जाता है, सबसे पहले हेडिंग दे लें इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन आ गया, इसके आगे लिख लें कि जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है ना, ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। इसमें सिर्फ डेफिनेशंस बताई गई हैं, डिफाइन किया गया है। ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक हो गया। लेकिन जो फैमिली कोड एक्ट 1964 है वो है प्रोसीजरल लॉ। उसमें प्रोसीजर बताया गया है कि इसको इस तरह से एप्लीकेबल करना है, और उसमें सारा प्रोसीजर क्या है। ठीक है, जिस तरह पीपीसी का हमने पढ़ा था कि सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी उसका प्रोसीजरल लॉ है, इसी तरह ये कहता है कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 जो है ये एक सब्सटेंटिव लॉ है, और फैमिली कोड एक्ट जो 1964 है वो प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद अगली चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जो फैमिली कोड एक्ट 1964 है ना, इंट्रोडक्शन में जाने दें, ये सिर्फ मुस्लिम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये नॉन मुस्लिम्स पे भी एप्लीकेबल होगा। क्योंकि उस वर्ड को समझें, फैमिली कोड एक्ट, उसमें मुस्लिम का जिक्र नहीं है, तो फैमिली कोड एक्ट हर किसी की फैमिली है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, सबकी फैमिली है। ठीक है, तो उसमें फैमिली कोड एक्ट में आपने मुस्लिम्स का भी सूट फाइल कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम्स का भी सूट फाइल कर सकते हैं। यहाँ से ये कंसेप्ट आ गया। उसके बाद केस जो है, जब भी आपने फैमिली सूट फाइल करना है तो जो फैमिली सूट है वो आपने बेशक मुस्लिम का है, बेशक नॉन मुस्लिम का है, आपने किधर फाइल करना है, आपने फैमिली कोर्ट में फाइल करना है। आपने ये नहीं कहना कि हमारी अदालतें हो रहा है, तो वो फैमिली कोर्ट एक्ट है, फैमिली, ठीक है, उसमें मुस्लिम का लफ्ज नहीं है। तो इस वजह से आपने जब भी सूट फाइल करना है तो अंडर जो है वो कौन से उसके तहत करना है, किस एक्ट के तहत, फैमिली कोड एक्ट 1964 के तहत आपने सूट फाइल कर देना है फैमिली का। ठीक है, वो बेशक मुस्लिम का है, वो बेशक नॉन मुस्लिम का है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है। इंट्रोडक्शन में सिंपल आ गया कि मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 एक सब्सटेंटिव लॉ है, और फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 जो है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट है वो मुस्लिम्स पे भी एप्लीकेबल है और नॉन मुस्लिम्स पे भी एप्लीकेबल है। और तीसरी बात ये आ जाती है कि जब भी आपने सूट फाइल करना है, जब भी सूट फाइल करना है तो आपने फैमिली कोर्ट में फाइल करना है। उसमें बेशक आपका सूट जो है वो मुस्लिम्स पे है, नॉन
नॉन मुस्लिम्स पे है, ठीक है, जिस भी हवाले से है, वो आपने फैमिली के हवाले से लफज आ गया तो फैमिली कोर्ट में फाइल करना है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर आ गया। और इसी तरह इसके अंदर ये चीज़ नॉन मुस्लिम में सब आ जाते हैं कि मुस्लिम में आ गया तो जब आपने एक चीज़ समझना कि फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में चले गए आप, ठीक हो गया, फैमिली कोर्ट में आपने सूट फाइल कर दिया। अगर आपका सूट मुस्लिम वाला है, ठीक है, मतलब फिर आप कौन सा लॉ पढ़ेंगे? मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। और इसी तरह अगर हिंदू है तो हिंदू पर्सनल लॉ, अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ। तो उनके जो लॉज होंगे उसको पढ़ के वो एप्लीकेबल होंगे, लेकिन कोड कौन सी होगी? फैमिली कोर्ट ही। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 ही उसको डील करेगा, बेशक जो मर्जी आता है। ये कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद अब सीक्वेंस वाइज चले जाते हैं सेक्शंस की तरफ। अब इसमें आ जाए, सेक्शन 1 में क्या कहता है? सेक्शन 1 में ये कहता है, यहाँ पे इसके पॉइंट्स नोट करते जाना। सेक्शन 1 ये कहता है कि शो टाइटल एक्सटेंट एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, ठीक हो गया। इसमें पहला जो है वो इसका सब सेक्शन ये कहता है कि इसको मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 कहते हैं, ठीक हो गया। दूसरा ये कहता है कि ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, एक्सटेंड करता है पूरे पाकिस्तान पे, थ्रू आउट द पाकिस्तान, और अप्लाइज है सारे मुस्लिम्स पे जहां कहीं पे भी हैं वो। अब बंदा यहाँ पे कहता है कि इसका कंसेप्ट क्या है? पाकिस्तान में ही है। इसका कंसेप्ट समझना कि वो कहता है कि पूरे पाकिस्तान में एक्सटेंड है और सारे मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल है। ये मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस जो है ये सारे मुसलमानों पे एप्लीकेबल है, वो जहां कहीं भी हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी तशरीह क्या है? इसकी तशरीह ये है वेयर एवर दे मे बी, जहां पे लफ्ज आ गया ना वेयर एवर दे मे बी, जहां पे भी है। इससे मुराद ये है कि एक तो उसने लफ्ज कह दिया कि पूरे पाकिस्तान पे एक्सटेंड है, ये तो पता लग गया कि पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है ये, ठीक हो गया। दूसरी चीज कहता है कि सारे मुसलमानों पे है, सारे मुस्लिम्स पे है, वो जहां कहीं पे भी हैं। अब इससे मुराद ये नहीं है कि पाकिस्तान के मुसलमान हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं, जो बाहर रहते हैं उन पे नहीं। इसको कंसेप्ट को समझना, जो पाकिस्तान में सिटीजन्स हैं और पाकिस्तान के मुस्लिम हैं, पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं और मुस्लिम्स हैं, ठीक हो गया, वो तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल होगा उनके ऊपर ये, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान के सिटीजन्स भी हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहते, वो हैं मुसलमान ही लेकिन वो बाहर रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, किसी भी मुल्क में रह रहे हैं, तो उनको वहां से आकर यहाँ पे सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। ये उन पे भी एप्लीकेबल होगा क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी हैं और मुसलमान हैं, तो लिहाजा उन पे भी एप्लीकेबल होगा वेयर एवर दे में भी, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, वो वहां से अपनी ग्रीवेंस जो है वो पेश कर सकते हैं, उसको परसू कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पाकिस्तान में ही होंगे और मुस्लिम्स होंगे तब भी एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं। बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं और मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो उन पे भी एप्लीकेबल होगा। वो कहीं भी बैठे हैं तो वो अपनी कोई भी ग्रीवेंस है इसके तहत जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद ये कब आया? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट इन दिस बिहाफ, ये चलता है। उसके बाद सेक्शन 2 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 2 कहता है, पहला सेक्शन की कंप्लीट समझ लग गई है ना कि इसको मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 कहते हैं, और दूसरा ये पूरे पाकिस्तान पे एक्सटेंड है और सारे मुसलमानों पे जहाँ कहीं पे भी वो रहते हैं, बेशक पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो उन पे भी जो है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन पाकिस्तान के शहरी होना लाजमी है, बेशक बाहर चले गए तो वहाँ पे बैठे भी वो परसू कर सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान आके ही जो है वो अपनी ग्रीवेंस जो है वो शो करेंगे, वो वहाँ बैठे भी इस एक्ट के मुताबिक जो है वो परसू कर सकते हैं। ये एक्ट, ये ऑर्डिनेंस उन पे भी एप्लीकेबल होगा एज इट इज जिस तरह हम पे है। उसके बाद सेक्शन 2 पे चले जाएं, डेफिनेशंस क्या कहती है। डेफिनेशंस के हवाले से चले जाते हैं। डेफिनेशंस के हवाले से आ जाता है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल आ जाता है सबसे पहले, कि आर्बिट्रेशन काउंसिल को क्या कहते हैं। आर्बिट्रेशन काउंसिल का क्या मतलब है? आर्बिट्रेशन काउंसिल के आगे लिख लें, इसको कहते हैं सालसी काउंसिल। क्या कहते हैं? सालसी काउंसिल, ठीक हो गया। इसमें अब क्या होता है, इसको कौन डील करता है, क्या होता है इसमें? इसमें होता है कि जो यूनियन काउंसिल्स बनाई होती हैं, जो यूनियन काउंसिल्स होती है ना, उसका जो चेयरमैन होता है,
जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता है ना, वही हेड करेगा आर्बिट्रेशन काउंसिल को भी। ठीक हो गया, एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल में मोस्टली इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक मुस्लिम्स बैठे होते हैं चेयरमैन, लेकिन जहां पे कुछ इशू आ जाते हैं तो वो नॉन मुस्लिम्स भी अपॉइंट कर लिए जाते हैं चेयरमैन। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम ही डील करेगा, क्योंकि उनके अपने लॉज हैं, हमारे अपने लॉज हैं। तो इस सेंस के मुताबिक आपने क्या देखना है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल में क्या होता है, जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होता है वही हेड करता है, वही हेड होगा किस चीज का, आर्बिट्रेशन काउंसिल का, वही उसको डील करेगा, वही उसको हेड करेगा। और दूसरी बात, आर्बिट्रेशन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होता है, वो मोस्टली होता तो मुस्लिम है, लेकिन जहां पे कहीं दूसरा मैटर आ जाता है नॉन मुस्लिम के हवाले से, तो फिर अपॉइंट कर दिए जाते हैं नॉन मुस्लिम्स उन चीजों को, उनके मैटर्स को डील करने के लिए। ठीक हो गया, ये पॉइंट है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये कहती है कि बाद में उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो देखे जाएंगे। जो भी पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो देखे जाएंगे। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो बनेंगे कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, इनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इनकी रहनुमाई कौन कर रहा है। अब उसके अंदर आगे उसने ये चीज कही है, फिर provided that where any party fails to nominate a representative within a prescribed time, the body formed without such representative, ठीक है, shall be the arbitration council। अगर पार्टीज अपने नुमाइंदे नहीं देती कि हमारे नुमाइंदे ये हैं, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली कौन पार्टी बन जाएगा, आर्बिट्रेशन काउंसिल। ठीक हो गया। अगर पार्टी को पहले तो है क्लियर कट के अपने नॉमिनेट करें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है। अगर पार्टी नहीं करती उनको रिप्रेजेंटेटिव, फेल हो जाती है, नहीं कर पाती, तो ऑटोमेटिकली कौन बन जाएगा, आर्बिट्रेशन काउंसिल उनकी पार्टी बन जाएगी। उसके बाद बी पे आ जाता है चेयरमैन। चेयरमैन क्या होता है, मुस्लिम होता है, ठीक है। और अगर जहाँ पे दूसरे मैटर्स आ जाते हैं नॉन मुस्लिम्स के हवाले से, तो फिर चेयरमैन जो है वो नॉन मुस्लिम्स भी जो है वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं कि आप उनके मैटर्स को डील कर दें करें, बेशक वो क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं, वट एवर, जिस भी तबके से जो है वो डील कर, जिस भी रिलीजन से जो है वो मुंसलिक है, ठीक है, तो उनके तहत जो है वो उसको जो है वो स्पेशल चेयरमैन जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो सेक्शन 3 पे चले जाए। सेक्शन 3 ये कहता है कि ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज। इसमें ये कहता है कि जो भी सेक्शन 3 में कहता है कि जो भी इस कानून में दिया गया ना, वो इसी कानून के मुताबिक होगा, कोई और कानून इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो इस कानून में बता दिया गया है, जो इस मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में बता दिया गया है, वो इसी के तहत होगा। अगर फैमिली कोर्ट एक्ट या मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है, तो फिर भी किसको माना जाएगा, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 को। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट आपने ये रखना है कि ये एक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 है ना, तो यही माना जाएगा, यही एप्लीकेबल होगा। आप कोई और मुस्लिम फैमिली लॉज उठा के नहीं ला के कह सकते कि सर एक ये भी है, इस पे भी डील करता है। नहीं, जो ये बना दिया गया है, यही इसके ही सेक्शंस जो है वो हिट करेंगे, इसके ही सेक्शंस जो है वो इफेक्टिव होंगे, इसको ही जो है वो माना जाएगा, यही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आ जाता है अगला कि कोई और भी कानून जो है वो कोई और कानून जो है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ मुस्लिम फैमिली लॉज 1919 ऑर्डिनेंस जो है वो 1961 ही एप्लीकेबल होगा। तो सेक्शन 3 के वाले से इंट्रोडक्शन इसका यही था। ये ज़रा टेक्निकल था, इस वजह से मैंने इसको क्लियर किया। इंट्रोडक्शन भी बता दिया, सेक्शन 1 भी बता दिया, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस भी बता दिए, सेक्शन 3 में कि यही कानून एप्लीकेबल होगा, इसके अलावा कोई और कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन 4 से जो है वो इसका मजीद जो है वो डिटेल जो है वो पढ़ेंगे कि सक्सेशन किसको कहते हैं, मैरिज बाद में किसको कहते हैं, तलाक किसको कहते हैं, फिर उसके बाद मेंटेनेंस कैसे देनी है, फिर डावर जो है वो किस काइंड्स के होते हैं, प्रम डावर, डेफर डावर, वो सारी चीज़ें एंड पे पढ़ते जाएंगे। मैं डिटेल में बताता जाऊंगा, है सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है, लेकिन मैं आगे एलैबोरेशन आपको बताता जाऊंगा कि इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है। आगे एक्सप्लेनेशन में चले जाएं हेडिंग दे के कि इसकी एलैबोरेशन में ये चीज़ें यहाँ पे ये कही जा रही हैं। बाकी जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।